जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन को लेकर हमने बातें की है और अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम से होता है ऐसा हमने सुना है। और लास्ट जो हमारी बातचीत हुई थी वो हुई थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और हम वहाँ पर आपतन कोण आई के मान को लगातार बढ़ाते हैं तो आर का मान भी बढ़ता है। और आर का मान बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम स्थिति वो आती है जब किरण का अपवर्तन नहीं बल्कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाना होता है और परावर्तन हो जाता है, और उसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये बात हुई थी हमारी कि जब किरण जा रही हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये सीखा है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो एक हीरे के अंदर होता है। तो ये बातें हुई है। आज हम प्रकाश की उसकी अगली घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, प्रकाश की अगली घटना हमारे पास है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये क्या है? यहाँ वर्ण का जो मतलब है वो रंगों को लेकर है, कलर को लेकर है। और हमें पता है कि श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है उस किरण में हमेशा से 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन उन रंगों को पर्दे पे कैसे लिया जा सकता है, बस इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। पर्दे पे उसे कैसे लिया जा सकता है? तो दोस्तों, कोई भी जो प्रकाश की किरण है यदि आप उसे किसी प्रिज्म पर, त्रिभुजाकार कांच की जो ये बनी आकृति है इसे अपन प्रिज्म कहेंगे। तो यदि किसी भी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को आप प्रिज्म पर ले रहे हैं, उसे प्रिज्म पर आपतित करवा रहे हैं, तो इससे गुजरने के दौरान वो प्रकाश 7 रंगों में बंट चुका होगा। स्थिति यानी कि ये होगी, जब वो निकलेगा बाहर तो हमें यहाँ पे 7 रंग इसके दिखाई देंगे और वो 7 रंग विबग्योर के रूप में होंगे, ये भी हमने सुना है। 7 रंग विबग्योर के रूप में होंगे। वी को अपन यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे, विबग्योर, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जो होगा वो लाल रंग होगा और सबसे नीचे की तरफ जो होगा वो बैंगनी रंग होगा। और जब अपवर्तनांक की घटना हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है, अपवर्तन उसका सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसका उल्टा जो लाल कलर है जो विबग्योर के हिसाब से सबसे ऊपर की तरफ होता है उसमें कम मुड़ाव होता है, यानी कि थीटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही कम होता है और इसलिए हम कहेंगे लाल रंग का जो अपवर्तन है वो सबसे कम होता है। तो लाल सबसे कम और बैंगनी सबसे ज़्यादा, ये रहेगा। अच्छा, कभी भी ये स्थिति पूछ ली जाए कि मध्य का रंग कौन सा है, तो जैसे कि हमने सुना है कि विबग्योर, यानी कि यहाँ पे आपका बैंगनी है और वॉयलेट कलर, दूसरा इंडिगो है, उसके बाद ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो मध्य में जो कलर है वो कौन सा है? ग्रीन, यानी कि हरा रंग है और वो इंद्रधनुष के मध्य का कलर है ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर बे, नी, आहा, पीना, ला के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर भी हरा कलर मध्य में आता है। और विबग्योर के हिसाब से देखें तो भी 3 इधर से छोड़ना है और 3 इधर से, तो जी यानी कि ग्रीन कलर बीच में होगा। अब ये जो घटना है, किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर ले रहे हैं और वो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, बस इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे, यानी रंगों का यहाँ पे विक्षेपण होता है ऐसा आपने देखा है। तो इस तरीके से ये वर्ण विक्षेपण होगा। और इससे पहले हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई और हमने आपतन कोण आई का मान बढ़ाया, तो वहाँ पर जो आपका परावर्तन कोण कह लीजिए या अपवर्तन कोण कह लीजिए, कोण आर जिसे कहते हैं, उसका भी मान लगातार बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम स्थिति आ जाती है और किरण का अपवर्तन नहीं बल्कि क्या हो चुका होता है? परावर्तन। और बस उसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये कुछ स्थितियां थी अपवर्तन को लेकर। और जब किरणें आर पार हो जाती है हम देखते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण भी होता है। और अपवर्तन की दैनिक जीवन में जो क्या महत्व है, क्या घटनाएं दैनिक जीवन में घटित होती हैं जिनमें अपवर्तन होता है, तो वो भी हमने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसा हमने कहा है
कि अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, और एक अच्छे खासे पारदर्शी माध्यम की मैं यहाँ पे बात करूँगा, और वो है लेंस। लेंस यानी कांच का बना कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके पीछे की ओर पॉलिश नहीं की गई है, वो बिल्कुल पारदर्शी है, आर पार निकल सकता है प्रकाश। दोस्तों लेंस भी जिस तरीके से दर्पण दो प्रकार के थे, ठीक उसी तरीके से लेंस भी दो प्रकार के होंगे। और पहला मैं आपसे कहूँगा कि अपना उत्तल लेंस है पहले प्रकार का, और इस लेंस का एक दूसरा नाम और भी है, हम इसे कहेंगे अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस अभिसारी करता है या अभिसारित कर देता है किरणों को, शायद इसीलिए इसको उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है अवतल लेंस, और इसे कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस ये किरणों को अपसारित कर देता है, किरणों को फैला देता है। यहाँ अभिसारित करने का मतलब है कि ये किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, और अपसारी लेंस इसका मतलब है कि ये किरणों को अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। तो किस तरीके से फैलाता है वो बात भी समझना ज़रा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लेंस उत्तल है तो क्यों है। एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में से मोटा हो। एक ऐसा लेंस जो किनारों से बिल्कुल पतला हो लेकिन बीच में से क्या हो, मोटा हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। या फिर दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हो तो वो लेंस उत्तल लेंस कहलाएगा। भाई या तो आप कह सकते हैं कि बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है, ये भी इसकी एक अच्छी खासी परिभाषा हो सकती है। और साथ ही इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की तरफ उभरे हुए हो वो उत्तल लेंस होगा, और ऐसा आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है। अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए हैं, और ये भी हमें चित्र के माध्यम से दिख रहा है। तो उभरे हुए पृष्ठ है तो उत्तल कहेंगे, और अंदर धंसे हुए है तो इसको हम कहेंगे कि ये लेंस अवतल लेंस है। लेकिन इसकी एक और परिभाषा भी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से बिल्कुल मोटा हो लेकिन बीच में से पतला, किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो, एक ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अभिसारी और अपसारी को लेकर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका भी एक महत्वपूर्ण गुण है कि अपने पृष्ठ पर जो भी किरणें आती है ये उन किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। किस तरीके से कि यहाँ लेंस का मध्य बिंदु होगा जिसे ओ हम कहेंगे, और इसको लेकर हम कुछ बातें करेंगे भी। और यहाँ ओ से गुजरने वाली जो ये रेखा है इसे इसका मुख्य अक्ष कहेंगे। ये इस लेंस के लिए जिस प्रकार से दर्पण के लिए मुख्य अक्ष थी उस प्रकार से लेंस के लिए भी मुख्य अक्ष होगी। और मैंने ये भी कहा है कि इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि अपने पृष्ठ पर जो भी किरणें आती है ये उन किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिंदु ओ से जो गुजरेगी रेखा वो यहाँ पर भी मुख्य अक्ष होगी, और अगर कोई किरण समांतर इस तरीके से आ रही है तो ये उसे एक बिंदु पे केंद्रित नहीं करेगा बल्कि इन दोनों किरणों को अपसारित कर देगा, इन्हें फैला देगा। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। तो दोनों ही प्रकार के लेंस हमने पढ़े हैं, लेकिन ये भी समझिए कि ये जो उत्तल लेंस है इसके और भी कई सारे प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार है और अवतल लेंस के कितने प्रकार है वो बात भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो उत्तल लेंस है यहाँ हम इसकी बात करेंगे। और आपने अभी अभी देखा कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की तरफ उभरे हुए हो या जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल है और वो हो जाएगा उत्तल लेंस। लेकिन ये तीन प्रकार का होगा, और पहला जो इसका प्रकार है उसे हम यहाँ लिखेंगे और हम कहेंगे कि उभय उत्तल लेंस। उत्तल है तो उभय के पीछे उत्तल में लगाऊंगा और उभय उत्तल लेंस, यानी एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उभय उत्तल। और इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये भी पृष्ठ उत्तल है, आप देख पा रहे हैं, और ये इधर वाला पृष्ठ भी उत्तल है, और उत्तल और उत्तल मिला के उभय उत्तल। उत्तल प्लस उत्तल, भाई दोनों पृष्ठ अगर उत्तल है
तो उत्तल प्लस उत्तल उभय उत्तल या उभयो उत्तल हो जाएगा। तो ये पहला प्रकार इसका रहने वाला है। दूसरे की हम बात करते हैं, और एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, लेकिन एक पृष्ठ न तो उत्तल है और न अवतल, वो क्या है, समतल है। यदि एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, और दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो ऐसे लेंस का नाम क्या होगा? तो अब आप समझ गए होंगे कि समतलो उत्तल, समतलो उत्तल, यानी कि एक पृष्ठ समतल और पीछे लगा है उत्तल, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एक पृष्ठ उत्तल है। तो ये दूसरे प्रकार का उत्तल लेंस है। साथ ही एक ऐसा लेंस भी हो सकता है, ऐसे लेंस पर हम विचार करेंगे, जो लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा जो इसका पृष्ठ होगा वो अवतल होगा। एक उत्तल तो दूसरा अवतल। भाई उत्तल के साथ उत्तल को ले चुके हैं, उत्तल के साथ समतल को ले चुके हैं, तो अब उत्तल के साथ अवतल को लेने की बारी है। तो ये पृष्ठ इसका उत्तल है और ये वाला पृष्ठ आप देख रहे हैं कि वो अंदर की तरफ वक्रित यानी कि अवतल। भाई अंदर की तरफ वक्रित जो होगा उसे अवतल लेंस हम कहेंगे। तो ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक समतल और दूसरा उत्तल, तो समतलो उत्तल, और एक अवतल और एक उत्तल, तो हम कहेंगे कि अवतलो उत्तल। तो इस लेंस का जो नाम होगा वो ये होगा, अवतलो उत्तल। तो ये तीन प्रकार के लेंस होते हैं जो अभी अभी आपने देखे हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो उभय उत्तल, और दूसरा है समतलो उत्तल, और साथ ही तीसरा अवतलो उत्तल। तो ये तीन प्रकार के लेंस मैंने आपको बताए हैं, और इनके जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं कि दोनों पृष्ठ उत्तल है, एक समतल है और एक उत्तल है, एक अवतल यानी अंदर की ओर दसा हुआ है, और एक क्या है, उत्तल। तो ये इस प्रकार से उत्तल लेंस होंगे, जो काफ़ी सारे प्रकार के, जैसे कि हमने तीन देखे हैं। बात करते हैं आगे, और अगला जो हमारा लेंस है वो है दोस्तों अवतल लेंस। तो जिस प्रकार से उभयो उत्तल की बात हुई है, समतलो उत्तल की बात हुई है और अवतलो उत्तल की बात हुई है, ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए क्या होगा वो ज़रा जान लीजिए। तो ये मैंने लिखा कि अपना कौन सा वाला लेंस, अवतल वाला लेंस, अवतल लेंस, और अवतल कहेंगे हम अंदर धसे हुए जिसके पृष्ठ हो वो। इसका जो पहला प्रकार है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ वक्रित है या अंदर की तरफ धसे हुए हैं, और दोनों ही अगर अवतल है तो वो तो बिल्कुल अवतलो अवतल लेंस हो जाएगा, अवतलोतल, अवतलो वतल कह सकते हैं आप इसे, तो अवतलो वतल लेंस। और आप समझ गए कि एक जो पृष्ठ है वो अवतल है और दूसरा जो पृष्ठ है वो भी क्या है, अवतल है, और ऐसे लेंस को अवतल प्लस अवतल यानी अवतलो वतल। दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या होगा, तो उसमें मेन रूप से एक जो पृष्ठ होगा वो समतल होगा और दूसरा क्या होगा, अवतल होगा। भाई इस पृष्ठ को अगर आप देखो तो ये इस तरीके से वक्रित है, मतलब ये अवतल है, और साथ ही ये अगर सीधा है तो ये पृष्ठ कैसा है, समतल है। तो समतल प्लस अवतल, समतलो वतल, व लगाना बीच में मत बोलना। तो संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं वो बात अगर आप जान गए तो इन सब के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। समतल प्लस अवतल, समतलो वतल, व लगाना यहाँ पे नहीं बोलना है, बाकी उत्तल का ये प्रकार हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बोल गए तो। तीसरा जो प्रकार है उसमें हम देखेंगे कि एक पृष्ठ ये अवतल है और दूसरा पृष्ठ इसके जो साथ है वो भी कैसा है, वो इसका उल्टा यानी कि उत्तल है। भाई अगर मैं किसी उत्तल लेंस की बात करता हूँ तो ये इस प्रकार से है, और अगर किसी अवतल लेंस की बात करता हूँ तो ये इस प्रकार से है। इसका मैंने ये वाला पृष्ठ उठाया क्योंकि पहले की जगह पहला पृष्ठ ही रख सकते हैं, बाकी तो जैसे कि ये और ये भी समान है ना, और ये भी समान है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो पहला यहाँ पे पृष्ठ आप देख रहे हो उसकी जगह पहला रखना है और दूसरे की जगह दूसरा रखना है। तो जैसे एक पृष्ठ मैंने यहाँ उत्तल से उठाया, मतलब ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल,
और दूसरा वाला जो पृष्ठ है आप इसे देख पा रहे हैं, दूसरे की जगह यानी कि दूसरा ये है, तो दूसरे की जगह दूसरा ही रखेंगे, ये वाला नहीं रखेंगे। तो ये पृष्ठ किसका है, तो आप जान गए कि ये पृष्ठ अवतल का है और इसलिए उत्तल प्लस अवतल हो जाएगा और जिसे हम उत्तलोवतल कहेंगे। तो ये जो लेंस है इसे उत्तलोवतल लेंस, ये इस प्रकार का लेंस होगा। तो कुल मिला के अवतल और उत्तल दोनों ही लेंसों को हमने 6 भागों में विभाजित किया और देखा कि वो किस तरीके से होंगे और कैसे उनका संधि विच्छेद वगैरह करके हम उनका नाम जो है बना लेंगे। हालांकि जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनको याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पृष्ठ है एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा और इस तरीके से यदि आप रखते हैं तो बिल्कुल इनका नाम हम बना सकते हैं, याद रखना कोई ज़रूरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे आपके लेंस और कुछ सामान्य जानकारी लेंस के बारे में। और हम मान के चलेंगे कि कोई अवतल लेंस हमारे पास है तो उसके लिए फोकस दूरी हम किसे कहेंगे और साथ ही वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र जो होगा वो कहाँ पर होगा और मुख्य अक्ष जो होगी वो कहाँ होगी, ये सब बातें जानेंगे। तो जैसे कि ये कोई मेरे पास एक लेंस है और ये लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए ये जो पृष्ठ पर मध्य में जो बिंदु है, इस बिंदु को इसका ध्रुव कहेंगे और ध्रुव के साथ आप इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं और जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। दर्पण के लिए ध्रुव कहा करते थे, इसे मूल बिंदु कभी कभार कह दिया करते हैं, लेकिन लेंसों के लिए हम ये कहेंगे कि ये प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र O और O से गुजरने वाली ये जो सीधी लाइन है जो दोनों ही वक्रता केंद्रों को मिलाती है, यहाँ ये वक्रता केंद्र है। और चूंकि अब की बार दोस्तों दर्पण नहीं लेंस है तो इसलिए ये जो मुख्य अक्ष होगी ये मूल बिंदु के यानी प्रकाशिक केंद्र के इधर भी होगी और साथ ही उधर भी होगी, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, समांतर जो किरणें आती है, ऐसा हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती है वो हमेशा ही जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को फोकस बिंदु कहेंगे। तो एक फोकस दोस्तों यहाँ होता है और साथ ही ये पारदर्शी माध्यम है और मैंने कहा कि मुख्य अक्ष दोनों तरफ होती है, मतलब साफ है कि एक फोकस बिंदु यहाँ भी होगा। और जब 2 की स्थिति हो जाती है तो पहचानने के लिए हम इसे 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं। तो फोकस 1 जो इधर की साइड होगा जहाँ हमें बिंब रखना होता है और F2 उधर की साइड होगा जहाँ बिंबों का प्रतिबिंब बनता है, तो ये स्थिति होगी। और उसके बाद वक्रता केंद्र ये यहाँ तक, और बात करेंगे दूसरे वक्रता केंद्र की, वो यहाँ तक होगा। अब ये क्यों है, इसे C1 कह देंगे और इसे C2 कह देंगे, लेकिन ये है क्यों, ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर मैं इस वाले पृष्ठ को आगे बढ़ाता हूँ, जो दूसरा पृष्ठ आप देख पा रहे हैं यहाँ से, उत्तल लेंस का दूसरा वाला पृष्ठ, और अगर इस पृष्ठ को आगे बढ़ाया जाए तो ये पृष्ठ एक वृत्त का रूप ले लेगा और उसी वृत्त का जो केंद्र होगा दोस्तों वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। अच्छा, पृष्ठ अगर हम ये ले रहे हैं तो ये वक्रता केंद्र इधर वाला और ये वक्रता केंद्र पहला होगा, यानी इसे हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात हो जाएगी वक्रता केंद्र को लेकर। साथ ही दूसरा वाला जो वक्रता केंद्र बना है वो कैसे बना है, तो दोस्तों ये वाला जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, अगर इस वाले पृष्ठ को आगे बढ़ाया जाए तो ये भी एक प्रकार से किसका रूप ले लेगा, बड़े से वृत्त का रूप ले लेगा और उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो फिर से वक्रता केंद्र, लेकिन इस बार जो वक्रता केंद्र है वो दूसरा है, यानी कि C2 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखने में भी आप ऐसे लिखोगे कि उत्तल लेंस के जो 2 पृष्ठ होते हैं, यदि उन दोनों पृष्ठों को आगे बढ़ाया जाए तो वो एक वृत्त का रूप ले लेंगे और उसी वृत्त के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये बात वक्रता केंद्र के लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या है और इसकी मुख्य अक्ष क्या है। दोस्तों अंतिम बिंदु की अगर यहाँ पे बात करें तो किसी लेंस के लिए जो अंतिम बिंदु होगा वो वक्रता केंद्र ही होगा मुख्य अक्ष के लिए। तो C1 से C2 तक की ये जो रेखा है जो प्रकाशिक केंद्र O से होते हुई जाती है,
C1 से मैं बात कर रहा हूँ, C1 से C2 तक ये जो रेखा आपको नजर आ रही है, जो प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई जाती है, उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये बात है मुख्य अक्ष को लेकर। इसके साथ प्रकाशिक केंद्र O की बात करेंगे कि ये क्या है भाई, लेंस के पृष्ठ पर स्थित वो बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। हमने देखा है कि जब भी कोई दर्पण होता है और अगर दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण सीधा O बिंदु पे आती है तो उस किरण को हम तिर्यक किरण कहते हैं, और सीधा O बिंदु पर आने वाली किरण हमेशा उतना ही कोण बनाते हुए पुनः लौट जाती है। लौट जाती नहीं, उसे लौट जाना पड़ता है, क्योंकि पीछे की साइड पॉलिश की हुई है, वो किरण आर पार नहीं हो पाएगी, और इस स्थिति में उसे क्या करना होगा कि समान कोण से वापस लौट जाना होगा। लेकिन अब जो माध्यम हमारे पास है, अब जो वस्तु हमारे पास है, वो बिल्कुल ही पारदर्शी है, यानी टकरा के वापस लौट जाने की स्थिति यहाँ पर पैदा ही नहीं होगी। और होगा यूं कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र O पे आई है उसमें कोई मुड़ाव भी नहीं होगा। भाई हमने ये देखा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आती है तो अपने रास्ते से विचलित हो चुकी होती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है, और भटकना भी चाहिए क्योंकि वो माध्यम चेंज कर रही है। लेकिन यहाँ प्रकाशिक केंद्र O पे जो किरण आ रही है वो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती है, वो हमेशा ही सीधी गुजर जाती है। तो वो बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है, लेंस के पृष्ठ पर स्थित वो बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है, बस उसे ही हम क्या कहते हैं, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो ये प्रकाशिक केंद्र को लेकर बातचीत थी। उसके बाद अब फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि किसी दर्पण के पृष्ठ पर समांतर आने वाली किरणें, और समांतर भी किसके, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद, चूंकि लेंस है तो परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये फोकस बिंदु हो जाएगा। और मैंने बताया कि दो होते हैं, जिसे F1 और F2 हम कहेंगे फोकस बिंदु। लेकिन फोकस बिंदु के साथ साथ एक और राशि हमारे पास है, और वो है फोकस दूरी। फोकस बिंदु और फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम छोटे वाले ऐप से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये समझिए कि यहाँ फोकस दूरी क्या होगी, भाई हमेशा ही सारी दूरियाँ बिंदु O से यानी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से लगा करके फोकस बिंदु तक की ये जो दूरी है, ये दूरी फोकस दूरी यानी कि F कहलाएगी। साथ ही बिंदु O से लगाकर, और अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, ये वृत्त का केंद्र है भाई, अगर इसे वृत्त बना दिया गया तो ये बिंदु वृत्त का केंद्र है। लेकिन याद कीजिए कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक लगाकर केंद्र से परिधि तक, और वो त्रिज्या कहलाएगी, और ये बिंदु है वक्रता। तो वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ हम बात वक्रता त्रिज्या को लेकर भी कर चुके हैं। ये लीजिए वक्रता त्रिज्या इसी क्रम में, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई वक्रता केंद्र अगर C है तो वक्रता त्रिज्या, और बड़ा वाला R लेके चलेंगे, क्योंकि छोटा वाला जो R है वो अक्सर आंकिक प्रश्न में दिया रहता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होने के लिए हम बड़े वाले R की बात करेंगे। और वक्रता केंद्र ये भी बताया है आपको, वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं C के माध्यम से। तो ये कुछ बेसिक जानकारी रहेगी। अब इन सब के अलावा, ये सब तो दर्पण के लिए भी होता है, लेकिन इन सब के अलावा एक और राशि हमारे पास है, और वो नई राशि क्या है ये भी ज़रा समझ लीजिए। वो है फोकस तल। मैं बात फोकस तल की कर रहा हूँ, फोकस तल। फोकस तल हम किसे कहेंगे, अगर फोकस बिंदु यहाँ पर है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ फोकस बिंदु पर, दूरी नहीं बल्कि बिंदु की बात करेंगे। फोकस बिंदु पर यदि कोई लंबवत पृष्ठ रखा है, फोकस बिंदु जो आप F1 देख रहे हैं, यदि यहाँ पर मुख्य अक्ष के लंबवत कोई पृष्ठ रख दिया गया है तो वो पृष्ठ या वो तल जिसे हम कहेंगे वो फोकस तल कहलाएगा। एक ऐसा तल
जो फोकस बिंदु पर रखा गया है, लेकिन वो जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत रखा गया है। यदि स्थिति ऐसी बन रही है तो उसे हम फोकस तल के नाम से जानेंगे। तो फोकस दूरी पड़ी है हमने, फोकस बिंदु पड़ा है और साथ ही फोकस तल के बारे में हमने बातचीत की है। तो ये कुछ राशियां होगी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से दर्पण के कई सारे प्रतिबिंब हमने बनाने की कोशिश की है, वस्तु को अलग अलग स्थितियों पे हमने रखा है और फिर देखा है कि उसका प्रतिबिंब आगे दर्पण में कहाँ बनता है। और अब बात लेंस के लिए है और एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि यदि कभी आप सूर्य के सामने किसी भी प्रकार का कोई दर्पण करते हैं तो आप देखते हैं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें उस दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद वो किरणें आगे किसी दीवार या किसी पृष्ठ पर वो प्रतिबिंब बनाती है। तो वो प्रतिबिंब किसका होता है? अक्सर जो ये चमचमाहट होती है, जैसे ही हम दर्पण को सामने करते हैं सूर्य के, तो पास में जो भी दीवार है या जिस दिशा में हम उसे मोड़ रहे हैं वहाँ एक चमचमाता हुआ गोला बनता है। अब बात यह है कि वो गोला क्यों बना? वो गोला दोस्तों इसलिए बना कि सूर्य से आने वाली किरणें दर्पण से टकराई और दर्पण में उसका क्या बना? प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब जब किरणें पृष्ठ पर जाकर आपस में काट रही है, आपस में मिल रही है, तो वहीं पर जाकर वो उसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो असल में वो जो चमकाहट होती है वो असल में सूर्य का क्या है? प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब किरणों के टकराने से बनते हैं, ऐसा हमने कहा है आपसे। लेकिन ये प्रतिबिंब कौन सी स्थिति के लिए कैसा होगा और क्या होगा वो भी जरा हमें समझना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने बहुत सारी किरणें पढ़ी है कि यदि किरण समांतर है तो उसके साथ क्या होगा, यदि किरण लंबवत है तो उसके साथ क्या होगा, वो परावर्तनीय अपवर्तन के बाद क्या करेगी, यदि किरण तिर्यक आ रही है किसी पृष्ठ पर तो वो क्या करेगी। ये सब बातें करने के लिए हमने कुछ नियम पढ़े हैं, लेकिन लेंसों के लिए वो नियम फिर से होंगे और अब की बार थोड़े अलग होंगे। लेकिन यकीन मानिए कि जिस प्रकार से समांतर आने वाली किरण लौट रही थी ऐप से, ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी वही होने वाला है। यानी कुछ जो नियम है वो तो सेम है, ऐसा हम कहेंगे। और मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ कि किरणें, और कुछ महत्वपूर्ण किरणें भी जिन्हें हम कह सकते हैं। तो किसी भी लेंस के लिए मैं यहाँ पर उत्तल लेंस की बात करूँगा पहले, और उसके बाद हम वहाँ पे अवतल लेंस की बात करेंगे। ये यहाँ अवतल रहेगा। तो चलिए, पहला जो लेंस है वो मैंने यहाँ रखा है और आपसे ये कहा है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो हमेशा ही कहाँ से गुजरती है? फोकस से, यानी ऐप से वो गुजर चुकी होती है। तो कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। ये इसकी मुख्य अक्ष है और मैं कह रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर ये दो किरणें, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये आ रही है। यहाँ इसका फोकस बिंदु है और यहाँ इसका वक्रता केंद्र 1 वाला और ये भी 1 वाला। साथ ही दर्पण के इस साइड या लेंस के इस साइड ये F2 होगा और यहाँ पे C2 भी होगा। अब देखो कि जब भी आप परीक्षा में चित्र बनाने की कोशिश करते हो तो पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखनी है कि वो स्केल से बनाना है, ताकि जो कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी वो ना हो। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लेंस है, यहाँ से आप किरण को बदल रहे हैं, किरण की जो दिशा है वो अलग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ माध्यम विरल है, यानी कि हवा है, और कांच है चूँकि, तो माध्यम कौन सा है? सघन। और जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की दिशा में वो झुक चुकी होती है। तो ये भी झुकेगी, ये बात निश्चित है। लेकिन इसका जो झुकाव है दोस्तों, वो आपको इस लेंस के मध्य में से, ये लाइन जहाँ मैं बना रहा हूँ डैश डैश लाइन, वहाँ से इसका अपवर्तन कर देना है। ऐसा कभी मत करना कि लेंस ये है और यहाँ से आपने इसका अपवर्तन कर दिया, या फिर किरण ये है और यहाँ से दूसरे पृष्ठ से आपने कर दिया। नहीं, ये स्थिति बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। आपको अपनाना क्या है? ये अपनाना है कि यदि किरण यहाँ आ रही है तो मध्य तक उसे आने दीजिए। वो मध्य तक पहुँच गई है, अब इसे मोड़ना शुरू कीजिए और स्केल का सहारा लीजिए, तो जो गलती होगी वो नहीं होगी और जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, आंसर जो आपको मिलेगा वो एकदम सटीक होगा।
तो यहाँ कुछ किरणें मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे कि ये दोनों किरणें समांतर आई है और समांतर आने वाली किरणें हमेशा ही कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है, ऐसा पहला नियम हमसे कहता है। किरणों में जो वो किरण है समांतर, और समांतर आने वाली हमेशा ही F से गुजर जाती है। तो ये बात की है। और यदि यहाँ पर मैंने कहा कि अवतल लेंस को लेकर बात करेंगे, तो अगर लेंस उल्टा है इस तरीके से, ये अवतल है और ये उसकी मुख्य अक्ष भी है, तो अगर यहाँ पर कोई किरणें समांतर आती है तो क्या ये भी किरणों को मिलाएगा F पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का, मैंने कहा कि अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं और ये किरणों को फैलाने का गुण रखता है। तो ये किरणों को फैला देगा। फैलाने का मतलब ये किरण भी ऊपर की दिशा में जाएगी और ये भी नीचे की दिशा में चली जाएगी, और इसका भी जो अपवर्तन है वो मैं मध्य से करूँगा। नहीं मिली दोनों किरणें, लेकिन किरणों को जाने की दिशा में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पीछे डैश डैश लाइन से बढ़ाते हैं तो जाने की दिशा को बढ़ाते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसको बढ़ाया और साथ ही मैंने इसको भी पीछे बढ़ाया। तो जब दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओगे, पीछे हमेशा ही डैश डैश लाइन से बढ़ाना है, और जहाँ ये दोनों किरणें काटेगी वहाँ बिंदु F होगा। यानी मैं फिर से आपसे ये कहूँगा कि भले ही लेंस अवतल हो, लेकिन समांतर जो किरणें आएगी, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो बिंदु F से गुजरेगी। इसमें तो बिल्कुल वास्तविक रूप से वो किरणें गुजर रही है, लेकिन इसमें वो किरणें गुजर नहीं रही है, बल्कि गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा इसके लिए हम कहेंगे। फिर से ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो किरणें यहाँ पर काटी है, ये दोनों किरणें वास्तविक रूप से नहीं काटेगी, क्योंकि पीछे बढ़ा रहे हैं, और पीछे जब भी बढ़ाते हैं तो डैश डैश लाइन से बढ़ाते हैं। अच्छा, ये काट रही है, तो अगर कोई प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा होकर देखता है किसी ऐसे बड़े लेंस के सामने, तो उसे लगता है कि वो किरणें कहाँ से आ रही है, उधर की दिशा से वो किरणें आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा। और बस इसी बात को हम कहेंगे कि वो F से आती हुई प्रतीत होती है, और F से वो काटती भी है F पर, और वहाँ पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन ये किरण थी पहली। मैं दूसरी किरण की बात कर रहा हूँ, और दोस्तों वो किरण है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से होती हुई किसी लेंस पर आके टकरा रही है, सूर्य के प्रकाश की किरण, तो क्या होगा? ये लीजिए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के लिए ये उसकी मुख्य अक्ष भी है, और ये उसका प्रकाशिक केंद्र यानी कि बिंदु O हम यहाँ पे मान लेंगे। अच्छा, मुख्य अक्ष जैसी जो स्थिति है, O है, F है, ये सारी की सारी काल्पनिक चीज़ें हैं जिन्हें हम केवल मान के चलते हैं। लीजिए, यहाँ बिंदु F1 है और यहाँ वक्रता केंद्र C1 है, यहाँ मान लीजिए F2 है और C भी 2 है। मैंने कहा यदि कोई प्रकाश की किरण F से होती हुई आती है, F से होते हुए आने का मतलब कि वो समांतर नहीं आएगी, बल्कि वो F से होती हुई यहाँ टकरा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाएगा और वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। तो सीधी सी बात है कि समांतर किरण के साथ क्या होगा? F से गुजरेगी, और फोकसीय किरण यानी कि F से आने वाली वो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि वो सीधी हो जाती है जब उसे लेंस में से गुजारा जाता है। F से आई और समांतर हो गई। अब क्या ये शर्त अवतल लेंस के लिए भी है? जी बिल्कुल, ये शर्त अवतल लेंस के लिए भी है। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ F से होती हुई इस पर आ रही है, तो वो क्या करेगी? वो भी समांतर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये समांतर हो जाती है ना। हालांकि ये प्रतीत होती है, क्योंकि ये चली जाती है और हम इसे पीछे की ओर फिर से बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल सही है कि जो F से आई है वो कहाँ से? इस तरीके से वो क्या हो जाएगी? समांतर। तो ये यहाँ पे दोनों ही शर्तें यहाँ पे ठीक है। उसके बाद अब तीसरे और प्रकार की किरण है, और उस किरण की हम बात करेंगे जो कहीं नहीं, ना तो F से आ रही है और ना ही समांतर आ रही है, बल्कि सीधा O बिंदु पे आ रही है। कोई किरण यदि सीधा इस तरीके से O बिंदु पे आ रही है, तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो अपवर्तन उसका होगा बिल्कुल ठीक से? क्या वो अपने रास्ते से विचलित होगी या नहीं होगी? तो इनको मिटाने के बाद देखते हैं, और ये मानते हैं कि कोई सा भी
उत्तल लेंस आपके पास है, और उसके बाद यही शर्त अवतल लेंस के लिए भी देखेंगे। तो ये कोई आपका उत्तल लेंस है, और मैं तीसरे किरण की बात कर रहा हूँ, और तिरछी आ रही है, सीधा ओ बिंदु पे आ रही है, तो सीधा ओ बिंदु पर आने वाली किरण को तिर्यक किरण हम कहेंगे। और इस तिर्यक किरण के साथ क्या होगा, ये लेंस है और यहाँ ओ बिंदु है, फिर से कोई मुख्य अक्ष गुजर रही है और सीधा ओ बिंदु पे कोई किरण यहाँ पे आपतित हो रही है। सीधा ओ बिंदु पर आने वाली किरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे गति कर रही थी वैसे ही गति करती हुई बिल्कुल उसको आर पार करते हुए निकल जाएगी। बस ये बात है इसके लिए। और ये जो शर्त है, यानी तीसरी जो तिर्यक किरण वाली शर्त है, ये इसके लिए भी यानी कि अवतल के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी कि यहाँ पर अगर ओ बिंदु पर कोई किरण आई तो उस किरण को बिल्कुल बिना मुड़े, ना तो वो मुड़ेगी और न ही कुछ होगा, बल्कि वो बिंदु से सीधा का सीधा गुजर जाएगी और चली जाएगी। तो ये किरण होती है इस तरीके से। अब इसके अलावा एक किरण और भी है, लेकिन उसका कहीं पे प्रयोग नहीं है, है ना, लंबवत जो किरण आती है इस तरीके से, लेकिन उसकी बात अपन नहीं करेंगे। तो ये तीनों किरणें हम पढ़ चुके हैं, और इन किरणों के साथ ये हो जाएगा। अब इन्हीं किरणों का सहारा लेते हुए अपन कुछ प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। और वो प्रतिबिंब कैसे होंगे, यानी कि बहुत सारी स्थितियां हमारे पास यहाँ पे होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई लेंस है और उस लेंस की मुख्य अक्ष इस तरीके से है, और मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बिंदु O है, लेकिन O से पहले यहाँ पे F1 है, यहाँ पे C1 है और यहाँ अनंत है। C1, ये बात सिद्ध हम कर सकते हैं कि ये जो दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, फोकस दूरी, बिंदु O से F1 तक की दूरी फोकस दूरी, और ये दुगुनी होती है इसके। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बजाय ये 2 गुनी होगी, फोकस की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो ये फोकस की 2 गुनी है, तो क्या मैं इसे फोकस का 2 गुना लिख सकता हूं कि भाई F1 ये दूरी और इसका 2 गुना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी दुगुनी है, तो F1 का दुगुना, ऐसे 2F1 इसे लिख सकता है। तो अब से यानी कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इस दूरी को, यहाँ पे इस बिंदु को हम 2F1 कहेंगे, क्योंकि ये दूरी फोकस की दुगुनी है। साथ ही यहाँ पर F2 है, और F2 का दुगुना जिसे हम कह देंगे 2F2, और लास्ट में जाते हुए ये अनंत तक होगा। अब जब प्रतिबिंब बनाने की बारी आएगी तो हम ये कहेंगे कि यदि कोई बिंब या फिर कोई वस्तु यदि वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये पहली स्थिति भी होगी। साथ ही अनंत और 2F1 के बीच यहाँ कोई वस्तु पड़ी है तो ये हमारी दूसरी स्थिति होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और हमें अच्छे से पता है कि किरणें लेंस में से आर पार हो जाएगी, और यदि वो आर पार होगी तो प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे वो सब के सब इधर बनेंगे। अब वो वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं, या आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं, वो बात तो तब पता चलेगी जब हम इन्हें बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी वस्तु रख सकते हैं, मतलब ये तीसरी स्थिति है। इन दोनों के बीच यानी 2F1 और F1 के बीच हम वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, और ये स्थिति चौथी होगी। उसके बाद बिंदु F पर हम वस्तु को रख के देख सकते हैं, मोमबत्ती रख सकते हैं, कोई भी वस्तु रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब चित्र उसका कहाँ बनेगा वो बात। और F1 और O के बीच वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, और ये हमारी कितनी स्थिति होगी, छठवीं। तो इस तरीके से किसी उत्तल लेंस के लिए जब हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि लगातार कितनी स्थितियां बन रही है, लगातार 6 स्थितियां बन रही है। तो वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से रखना और उनकी स्थिति ज्ञात करना और उनकी प्रकृति ज्ञात करना, ये रहेगा। तो ये स्थिति होती है उत्तल लेंस के लिए। लेकिन अगर बात अवतल की होगी तो वहाँ भी कुछ स्थितियाँ हम देखेंगे। किस तरीके से, ये इसकी फिर से मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र O है, और इसके लिए भाई पिछली बार जो हमने दर्पण की स्थिति देखी है उसमें भी हमने एक तो अवतल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब बनाए हैं और साथ ही एक उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब बनाए हैं। यहाँ बात दर्पण की हो रही थी, याद रखिए, और यहाँ बात हो रही है लेंस की। ये उत्तल लेंस है जिसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, और ये अपना अवतल लेंस है।
तो क्या होगा, जैसे कि उत्तल दर्पण था और इस अवतल दर्पण था सॉरी, और इस दर्पण में हमने 6 स्थितियां देखी थी, जैसा कि इसमें उत्तल लेंस के लिए देख रहे हैं। वहां अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी और यहाँ उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। वहां उत्तल दर्पण में 2 स्थिति थी केवल, एक तो जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे और दूसरा वस्तु को अनंत और O के बीच कहीं भी आप रख रहे हो तो प्रतिबिंब समान बनेगा, ये होगा। लेकिन अब इसमें अवतल है, अवतल के लिए कितनी स्थितियां होगी दोस्तों? 2 होगी। एक तो वस्तु को आप रखोगे अनंत पर और दूसरा अनंत और O के बीच, यहाँ कहीं भी अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तो उसके लिए बात समान होगी। तो अवतल के लिए 2 और उत्तल के लिए 6, लेकिन दर्पण में चले तो अवतल के लिए 6 और उत्तल के लिए 2, ये स्थितियां बनेगी। अब ये प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाएंगे वो बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों पढ़ते रहें, धन्यवाद।